नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है एचसी के निर्देश की आंच, खाने में जहर की जांच। स्कूली बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में शिकायतें तो हजारों हैं, लेकिन वो शिकायतें या तो लापरवाही की हैं, गुणवत्ता की हैं या फिर भ्रष्टाचार की। पर शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि जो स्कूली बच्चे हैं उनके खाने में जहर भी मिलाया जा सकता है। सुकमा से आई ये खबर पूरे देश को सावधान करने वाली खबर है। तभी तो हाईकोर्ट ने भी सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए जवाब तलब किया है। पूरे घटना को समझने के लिए पहले चलिए ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सुकमा जिले के पाकेला पोटा केविन आवासीय स्कूल में 21 अगस्त की रात 426 बच्चों के साथ बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल बच्चों के लिए बनाए गए रात के खाने में फिनाइल मिला दिया गया। खाने से पहले तेज गंध आने पर बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और जांच में ये चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मामला सुर्खियों में आया तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने राज्य सरकार से सख्ती से पूछा कि क्या बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 426 बच्चों की जिंदगी दांव पर थी। अगर एक भी कैजुअल्टी होती तो हालात संभालना मुश्किल हो जाता। अदालत ने बालोदा बाजार की उस घटना का भी जिक्र किया जब 84 बच्चों को मिड डे मील में कुत्ते का जूठा भोजन खिला दिया गया था। तो इसे लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। तो इस पे सख्त से सख्त एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सीधा सीधा जीवन और मृत्यु की बात थी ये। इस तरह से लापरवाही अगर कोई किया जाता है तो प्रशासनिक जो है कार्रवाई होना चाहिए। इसके साथ साथ निगरानी भी रखा जाना चाहिए कि किस तरह से भोजन व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ खाना बनाने के समय और उन्हें परोसने के समय क्या क्या मापदंड है उनको पालन किया जाता है। सुकमा की घटना पर अब तक हॉस्टल अधीक्षक समेत 14 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। वहीं हत्या के प्रयास की एफआईआर भी दर्ज की गई है। बालोदा बाजार के मामले में स्कूल प्राचार्य और हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बार बार ऐसी घटनाओं पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने इसे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ और साजिश बताया। वहीं बीजेपी का कहना है कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आखिर किसकी साजिश है? कौन है वो जिम्मेदार जो इतने सैकड़ों बच्चों के साथ उनकी जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? वहां के छात्रावास प्रबंधन क्या कर रहे थे? इस मसले पर सरकार को तो जांच टीम बनानी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भोजन देने के पहले चेक होता ही अपने आप में प्रमाणित हो गया कि उसमें फिनाइल मिला हुआ था और उसकी जो है गंध आई है, तो उसको नहीं परोसा गया, खाने को कैंसिल कर दिया। तो ये और उसका और जांच की जरूरत है, तो सरकार उसमें और जांच करेगी कि आखिरकार ये घटना घटी कैसे है और जो घटना घटी है और जो इसके अंदर में लापरवाही की है या कहना चाहिए बदमाशी की है, उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने जांच टीम को 27 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने और जिम्मेदारी तय करने का आदेश दिया है। साथ ही मुख्य सचिव ने पूछा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, लेकिन अदालत की सख्ती से ये साफ कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की जांच के बाद प्रदेश सरकार बच्चों के भोजन की सुरक्षा को लेकर किस तरह से ठोस कदम उठाती है और कब तक खाने में जहर की जांच पूरी होती है। सुकमा से संजय नायक के साथ अमन पांडे, बंसिल न्यूज, बिलासपुर। 21 अगस्त की रात 426 बच्चों की थाली में मौत परोसी जा रही थी। खुशकिस्मती रही कि मौत गले से नीचे नहीं उतरी, वरना वो मंजर होता कि सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते। मामले में कलेक्टर ने निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। हाईकोर्ट ने भी जवाब तलब किया, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या इन कवायदों के बाद भी स्कूलों में आपके नौनिहालों को मिलने वाला खाना सुरक्षित है? सुकमा से इस खबर की क्या कहीं और पुनरावृत्ति नहीं हो सकती? और अगर ऐसी संभावना की इंच भर भी गुंजाइश है, तो फिर प्रशासन के पास या सरकार के पास इसे रोकने का क्या प्लान है?
देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, मंत्री के दौरे के समय परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी टेस्टिंग होती है। खाना परोसे जाने के पहले उसे चख कर देखने वाले फूड और ड्रग विभाग के अफसरों की पूरी टोली होती है। तो फिर क्या बच्चों के खाने की क्वालिटी चेकिंग नहीं होनी चाहिए? चलिए, इतनी बड़ी संख्या में अमला नहीं लगाया सकता, लेकिन क्या स्कूल के किसी शिक्षक की ये जवाबदारी नहीं होनी चाहिए कि वो बच्चों को परोसे जाने वाले खाने से पहले उस खाने की टेस्टिंग करे? हालांकि नियम बना था, लेकिन उसके क्रियान्वयन का हाल ठीक वैसा ही है जैसा कि अन्य नियम कानून का होता है। तो क्या कोर्ट के आदेश पर से या सरकार के नियम बना देने से बच्चों का भोजन सुरक्षित हो जाएगा? क्या सुकमा जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, मिड डे मील और हॉस्टल के खाने में गड़बड़ी के बाद भी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही? दूसरा सवाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या सरकार बच्चों के भोजन की गुणवत्ता में सुधार कर पाएगी? तीसरा सवाल, क्या बच्चों से जुड़े इस गंभीर मुद्दे का हल राजनीतिक बयानबाजी से निकल पाएगा? मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। मेरे साथ रामोतर तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। तौकीर रजा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं तौकीर जी के पास चलता हूं। रजा साहब, सुकमा की घटना को आपकी सरकार किस रूप में ले रही है? क्या कदम उठा रही है? नए शिक्षा मंत्री बने हैं, बहुत उम्मीद भी है उनसे, लेकिन ऐसी घटना के बाद भरोसा कहां रह जाएगा? जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल, ये गंभीर घटना है और ये निगाह में जब आई है हमारे शिक्षक के, तो उसने जब उसकी स्पेल देखी तो उसको बिल्कुल जो है जांचा और उसको बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, जांचने के कारण ही ये चीज़ जो है निगाह में आई, नहीं तो बच्चे खा सकते थे, बात सही है, लेकिन किसी ने दुर्भावनावश वो जो टीचर पकड़ाया है जिसने वो घटना करी है, हरकत करी है, तो वो उससे अभी जानकारी निकाली जा रही है। तो अब वो जब बताएगा कि किस कारण से उसने करा, कि कोई दुर्भावनावश किया या किसी दुश्मनी के वश किया इस प्रकार से, तो उसको निकाल कर हम ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये बात सत्य है कि देखिए, हाईकोर्ट का निर्णय हमारे लिए बिल्कुल मान्य है। हम बिल्कुल इसके लिए जो पहले भी नियम बनाया गया था और अभी फिर से भी नियम है कि कोई भी खाना हो उसकी गुणवत्ता के साथ साथ उसकी जांच होना जरूरी है, कि किसी प्रकार से कोई गुणवत्ता में कमी ना हो, साथ ही साथ कोई ऐसी कोई चीज ना गिरी हो, ढक के रखना भी जरूरी है। वो सब चीजों की साफ सफाई की आवश्यकता जो है, हमने हमारी सरकार इसके लिए पहल कर दी है और आने वाले समय वो दिखेगा भी, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और सरकार ने भी इसको जो है गंभीरता से लिया है। और हमारे शिक्षा मंत्री इसमें बहुत ही गंभीर है, क्योंकि पहले भी वो इस सब चीजों को देखते रहे हैं, तो उस चीज को जानते हैं। तो हम तो बिल्कुल इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं, किसी को हम बख्शने वाले नहीं। कोई भी इस प्रकार से घटना करेगा हम उसे बख्शेंगे नहीं। धनंजय जी, विपक्ष इस घटना को किस रूप में ले रहा है? बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए राजनीति नहीं। सुझाव दीजिए ताकि बच्चों की सेहत से कभी कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि आपका मेरा बच्चा स्कूल वो भी जाता है। धनंजय जी, देखिए आदित्य जी, ये घटना जो मध्याह्न भोजन को लेकर हो, चाहे पोटा केबिन स्कूल के बच्चों को भोजन में जो फिनाइल का मसला है, इस प्रकार की घटनाएं लगातार यहाँ पर हो रही हैं। हर 15 दिन में कहीं ना कहीं आप सुनेंगे कि फला स्कूल में मध्याह्न भोजन में कीड़े पाए गए, वहाँ के मध्याह्न भोज की क्वालिटी ठीक नहीं थी, दाल की जगह पानी परोस दिया गया, खाने का चावल की क्वालिटी ठीक नहीं थी, कहीं देखेंगे कि खाने में छिपकली गिर गया, कहीं देखेंगे सुने में आया है कि भोजन को कुत्ता पहले खा लेता है, जूठा करता है, फिर बच्चे को परोसा जाता है। और ये फिनाइल वाली बात है, ये बहुत चिंता का विषय हो गया है। चिंता का विषय सभी पालकों के लिए, आपके हमारे भी चिंता साथ में है, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं सरकार के भरोसे पर, वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और सरकार जो योजना चलाती है कि वहाँ पे मध्याह्न भोजन जो दिया जाएगा या हॉस्टल में खाना दी जाएगा, सुविधा है। पर जिस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही है, ये तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बच्चों की हत्या करने की साजिश समझ में आता है, उनके स्वास्थ्य खराब करने की साजिश समझ में आता है। एक घटना हो तो आप उसको त्रुटि मान सकते हैं, लापरवाही मान सकते हैं, दुर्भावना मान सकते हैं। यहाँ पे हर जिले में प्रकार घटना हो रही है, और जिस पोटा केबिन में घटना हुई है वहाँ तो नक्सल पीड़ित बच्चे पढ़ते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, 420 बच्चे हैं, और खाने में अगर फिनाइल मिलाया गया है ना, ये सब कह रहे हैं, ये कितना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। क्या उस बच्चों की हत्या करने का किसी ने सुपारी ली है क्या इसमें वहाँ के स्थानीय लोगों का योगदान है क्या? तो इस बहुत गंभीर मसला, इसको मध्याह्न भोजन खाने तक मत रखिए, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। क्या कोई गंभीर साजिश किसी ने किया? जिस प्रकार से जंगलों को कब्जा करने की साजिश किया जा रहा है, वहां पे आदिवासियों को भगाया जा रहा है, ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है। और लापरवाही के पीछे कहीं नहीं सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत में कहूंगा, ये बच्चों की हत्या की साजिश किसी ने वहां रचा था। ठीक, रामतर जी, किस अगस्त की तारीख थी? यानी गजेंद्र यादव के मंत्री बनने के ठीक दूसरे दिन। ये महज संयोग हो या फिर नए मंत्री की चुनौती, जो भी समझ लीजिए आप, क्योंकि शिक्षा विभाग का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। रामतर जी,
देखिए, शिक्षा मंत्री के सामने चुनौतियां हैं। चुनौतियां इसलिए है कि एक तरफ शिक्षा विभाग की जो स्तर है वो गिरते जा रहा है सरकारी स्कूलों की, दूसरे तरफ जो मध्याह्न भोजन है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो शिक्षक है पढ़ाने से ज़्यादा मध्याह्न भोजन के भ्रष्टाचार में कमाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक बड़ी बात। तीसरी बात, जिन लोगों को ठेका दिया जा रहा है मध्याह्न भोजन का, वो किसको दिया जा रहा है, कैसे लोगों को दिया जा रहा है और उसकी टेस्टिंग कैसे हो रही है, ये एक गंभीर बात है। क्योंकि घटनाएं लगातार हो रही है, लगातार घटनाएं हो रही है। क्या वहाँ पर प्रधान पाठक हैं, टीचर को इंचार्ज है, क्या वो चेक कर रहे हैं, उसके बाद बच्चों को खिला रहे हैं या निगरानी रख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में देखें। तो ये एक बड़ी योजना है जो गरीब और लोग हैं जो स्कूल जाएं, वो खा नहीं पाते, उनको शिक्षा हो, शिक्षा के जरिए वो लड़ पाएं, पूरे जीवन को सुधार पाएं, इसलिए योजना लाई गई है। परंतु इस योजना का उद्देश्य बदला हुआ दिख रहा है, ये बड़ी चुनौती है। इसलिए विभाग को पूरे नए सिरे से इसकी समीक्षा करके इसके प्रोग्राम को देखकर और मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। नहीं तो कोई बड़ी घटना होने के संकेत हैं, जो बड़ा घटना हो जाता। इतने जो परिवार हैं और नक्सली इलाके की है, बस्तर का नक्सली, घोर नक्सली इलाके की घटना है। अगर जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में जो लोग हैं या गलत तत्व हैं, गलत मंशा से अगर ये चाहें तो ये उनके लिए आसान काम हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए सरकार के पास क्या है, शिक्षा विभाग के पास क्या योजना है, इसका होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से आज ये दिन हम निकाल सकते हैं, ये बच सकते हैं, परंतु कल जो है इतने लाखों बच्चों तक ये रोज जा रहा है, प्रतिदिन का काम है। तो इसका ठोस जो रणनीति बननी चाहिए। जी तो आखिर साहब, कभी कुत्ते का जूठा खिलवाया जा रहा है, कहीं फिनाइल डालकर सब्जी परोसी जा रही है, हर बात पर हाईकोर्ट संज्ञान लेगा क्या? नेता मंत्री के बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं है रजा साहब, इसलिए उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। 426 बच्चों को अगर कुछ हो जाता रजा साहब, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, कौन जिम्मेदार होता उसका? बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर लापरवाही है और उसकी जवाबदारी बिल्कुल सरकार की, हमारी है और हम इस बात को मानते हैं। और जिस प्रकार से अगर ये लापरवाही हुई है, हमने कहा कि हम उस पर ठोस कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। देखिए, लापरवाही जो है कहीं ना कहीं मानवीय भूल होती समझ में आता है, लेकिन ये मानवीय भूल नहीं थी, ये मानव कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति है जिसके कारण से षड्यंत्र किया, पकड़ाया भी है। बच्चों ने इस को करते हुए देख भी लिया था और स्मेल भी आई, तो वो शिक्षक जांच के उसके बाद ही परोसने की बात कर रहा था। तो वो हमारे जांचने के बाद ही परोसा जाता है, तो वो पकड़ाया है। तो वो कहीं ना कहीं वो इसका जो उसके पीछे जो भी घटना करा है उसके क्या कारण है, अभी तो जब उसे पूछा जा रहा है तो उस पूछने के बाद सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक बात बता दीजिए, राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अभी आपने ही कहा था, लेकिन हमारे साथी प्रवक्ता इसमें राजनीति कर रहे हैं कि आदिवासियों को वहां भगाया जा रहा है। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं साहब? क्यों भगाया जाएगा आदिवासी? कौन सा आदिवासी को वहां भगाया गया? अरे साहब, आपको पता है वहां नक्सलियों को सिर्फ हमारे जो जवान है वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, कोई नेता नहीं घुसा हुआ है वहां पर। सरकार काम कर रही है, सरकार की मंशा उस पर काम कर रही है और सबके लिए, सबके हित का काम करते हुए वहां पर बाकायदा जो नियर नल योजना जो है वो बाकायदा वहां पर लागू है। उसके कारण भी बहुत सारी चीजें, उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा देना है, चाहे वहां बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधा है उसका जो अभाव था, हमने वहां पर पहुंचाया है। और ये दिखाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। हम किसी को बख्शने वाले, हम खुद जानते हैं इस बात को कि वो नक्सली क्षेत्र है, हम उसको किसी भी कारण से हल्के में नहीं ले सकते। ये घटना हुई है तो सरकार उसके लिए बिल्कुल ठोस कार्रवाई करने जा रही है और ये आप भी देखेंगे कि नजीर पेश होगी। ठीक है रंजन जी, क्या आप भी मानते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों की सुरक्षा इसलिए सबसे पीछे है क्योंकि वहां कोई वीआईपी का बच्चा नहीं पढ़ता? अगर नेता मंत्री के बच्चे पढ़ते तो क्या स्कूलों का कायाकल्प नहीं हो जाता? बच्चों को इस प्रकार से गुणवत्ताहीन खाना मिलता क्या? समय पर किताब कॉपी मिलती, उस समय अगर कोई बड़ा वीआईपी का बच्चा पढ़ता वहां पर तो चकाचक स्कूल भवन मिलते। ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस प्रदेश में या पूरे देश की मैं बात कर लूँगा ना, दुर्भाग्य की बात है, आज जो व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है, सरकारी वेतन चाहता है, सरकारी सुविधाएं चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहता, उसके बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, सरकारी अस्पताल में वो इलाज कराना नहीं चाहता। जब जिम्मेदार लोग ही सरकारी अस्पताल और सुविधाओं से भागेंगे तो अव्यवस्था तो खराब होगी, ये तो स्वाभाविक बात है। भाई, अगर वो स्कूल में शिक्षकों के बच्चे पढ़ते, वहाँ के सरकारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ते,
तो मुझे लगता है कि वो रोज स्कूल जाते अधिकारी तो व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते, शिक्षक भी देखते। लेकिन यहाँ तो ये है, सरकारी सुविधाएं चाहिए, सरकारी तनख्वाह चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र ने कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले कहा राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने चिंता जाहिर की है कि पोटा केबिन नक्सली प्रभावित क्षेत्र में आता है, वहाँ नक्सल से जो पीड़ित परिवार है उनके बच्चे पढ़ते हैं, और जिस प्रकार से बस्तर की हालात हो गई है, क्या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, साजिश रचा गया है कि उन 420 से अधिक जो बच्चे हैं उसको फिनाइल पिलाकर बीमार किया जाए या उनकी हत्या करने की साजिश की जाए ताकि वो जमीन को किसी को सौंपा जा सके? मैंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से लीजिए। और मैंने पूरे प्रदेश का हाल आपको बता दिया है। अरे फिनाइल है, फिनाइल कोई मामूली चीज है? चलो समझ में आता कि सब्जी में नमक कम पड़ गया, ये समझ में आता कि आलू कम पड़ गई या दाल में पानी ज्यादा हो गया, चलो समझ में आता है भ्रष्टाचारी खा गए, बच्चों का हक। फिनाइल डाला जा रहा है, फिनाइल, और आप इसको कहते हैं राजनीतिक बात है। हमको हमारे बच्चों की चिंता है, आपको नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे गवर्नमेंट में निजी स्कूलों में पढ़ते होंगे, आप हो सकता है आदिवासी बच्चों को मामूली समझ रहे हो। हम उसी चिंता जाहिर कर रहे हैं, इसकी जांच करानी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मसला है ये। 429 बच्चों की जान के सवाल था, और ये विशेष शायद सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार का संरक्षण इस प्रकार के काम हो रहे, जवाबदेही भी सरकार की है इसकी। ठीक है रामोदर जी, बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में कहाँ रह गया है? मैंने कभी नहीं देखा कि पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में बच्चों के लिए कुछ कहा जाता हो, क्योंकि वो वोटर नहीं है। जो वोटर नहीं होगा उसकी परवाह किसको, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को, मीडिया को भी नहीं है शायद, क्योंकि बच्चे न्यूज नहीं देखते, पेपर नहीं पढ़ते, फिर हम कहते हैं ना वो हमारा भविष्य है। बताइए रामोदर जी। आदित्य, आपने सही कहा कि जिस तरह से स्कूलों पे बच्चों को जो आने वाले भविष्य हैं देश के, उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसके लिए एक होना चाहिए कि लोकसभा में प्रस्ताव पारित कर दें कि जितने सरकारी अधिकारी हैं, लोकसभा सांसद हैं, विधायक हैं, उन सब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अगर ये विधेयक लाके कानून बना दिया जाए तो उसके बाद इन सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी हो गई। अच्छा देखिए, आज ही रिपोर्ट आया है कि बहुत तेजी से सरकारी स्कूल के बच्चे या दूसरे कोचिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेजी से, शहर में ज्यादा है और गांव में भी इसके प्रेरित हो रहे हैं। तो अब करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, इतने लोग नौकरी कर रहे हैं। माने शिक्षा विभाग सबसे बड़ा संसाधन खर्च होने वाला विभाग है, उस विभाग में जो एक भ्रष्टाचार, अव्यवस्था जो चल रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अधिकारी भी इस विभाग पर धीरे धीरे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये जब पाए तब आंदोलन, प्रदर्शन, धरना देने वाला विभाग है, व्यवस्था सुधारने के नाम पर जो भी दिशा निर्देश निकाला जाता है उसकी अवहेलना होती है। तो तरह तरह की जो बातें हैं उसके लिए ठोस तरीके से सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी इलाके, पिछड़े इलाके हैं, उन स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन चल रहे हैं उसकी स्थिति की जांच होनी चाहिए, उसकी स्थिति पर निगरानी रखनी चाहिए विशेष तौर पर, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार भी खूब हो रहा है और अव्यवस्था की भी खबरें बहुत आ रही है। ये चिंताजनक है। जिस वर्ग के लिए ये लाया गया है वही वर्ग तक वो योजना सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है, तो ये सवाल बहुत सारे खड़ा हो रहे हैं और घटनाएं हो रही है। तो सरकार की भी इसकी इमेज खराब होगी इस तरह की योजनाओं से, इस तरह की बातों से। तो इसको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए तमाम पहलुओं को। बिल्कुल। रजा साहब, बच्चों के खाने की जो क्वालिटी टेस्ट कभी सरकार कराती है क्या? बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता जितनी जरूरी उससे कहीं ज्यादा जरूरी सेहत की गुणवत्ता है। दुर्भाग्य से इसे लेकर ना तो आपके कभी मंत्री बोलते हैं, ना ही विधायक बोलते हैं। स्कूलों में बच्चों के खाने की जांच सुनिश्चित हो, इसका पालन क्या सरकार करवाएगी? रजा साहब देखिए, एक बात बता दूं, जब भी कोई मध्याह्न भोजन का टेंडर होता है उसमें जो भोजन बनाए रहने के लिए जिसको दिया जाता है उसकी गाइडलाइन तय की जाती है, और ये नियम शुरू से चला आ रहा है कि इस मापदंड के हिसाब से इतने क्वालिटी का, इस क्वालिटी का, इस गुणवत्ता का जो भोजन वहां परोसना जरूरी है। लेकिन किसी प्रकार से अगर कोई बोलते हैं ना दुर्घटना, निगाह हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है, तो कुछ जब कभी कोई अगर निगाह नहीं रख पाता तो उस प्रकार से भ्रष्टाचार, ये बात सही है कि रामावतार तिवारी जी ने बहुत बोला कि अच्छे से बताया कि वाकई में कि भ्रष्टाचार कई जगह होता है, हम उस पर निगरानी कर रहे हैं, हम किसी प्रकार से बख्शने वाले नहीं। और रही बात, आपने देखा होगा इसके पहले भी सब घटनाएं होती रही, इसलिए हमारी सरकार का मैटर नहीं है कि आज हमारी सरकार है तो हम जवाबदारी ले रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी घटना हुई। आपने भी देखा होगा कि पानी मिला के दिया जा रहा था, स्ट्राइक तक कर दिए थे, और ये तो स्थिति ये थी कि छोटी छोटी बच्चियों को रेप तक कर दिया गया था। उसी कोटा केबिन की बच्ची को, छोटे से 5 साल की बच्ची को रेप
केस करते हो, ये ऐसा नहीं है। ये सबकी अपनी अपनी सरकार में अपनी अपनी चीजें होती रजा रहती हैं। जो अपराधी है रजा साहब, वो सुकमा- घटना करेगा, हम उसको लगाम लगाने की रजा कोशिश साहब, करेंगे। सुकमा, धनंजय जी भी सुनिएगा, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, यहाँ कभी घूमिए आप लोग जाकर। डीएमसी एक पद होता है रामअवतार जी, डीएमसी वो पद होता है जो ये बच्चों के खाने पीने का काम, पोटा केबिन, पूरा ध्यान वो डीएमसी रखता है। डीओ एक पद होता है जिसको हम जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं, डीएमसी जो राजीव गांधी समग्र शिक्षा जिसको बोलते हैं, वो अधिकारी डीएमसी वहां पर होता है। उनके घर अगर आप देख लेंगे ना, ऐसे भव्यता से घर बने हैं, सैलरी कितनी है, क्योंकि वो शिक्षक था कहीं पर, अटैचमेंट के तौर पर डीएमसी बना, उसका घर देख लेंगे रजा साहब, धनंजय जी, 5-5 फ्लोर के घर, ऐसा आलीशान घर, सैलरी से तो बनेगा नहीं। मतलब उसको मालूम है कि नक्सल क्षेत्र में जितना पैसा आता, तो खैर डीएमएफ की राशि कम हो गई है आपके आने के बाद, नहीं तो सबसे ज्यादा कहीं खेला होता तो डीएमएफ का पैसे का खेला इसी विभाग में होता था जिस विभाग की हम बात कर रहे हैं। धनंजय जी, दुर्भाग्य की बात है आजकल शिक्षा की भी राजनीति होती है। स्वामी आत्मानंद स्कूल का मैं प्रशंसक हूं, आपकी सरकार ने शुरू की थी, अच्छी बात है, लेकिन सरकार बदलते ही आत्मानंद स्कूल की हालत क्या है ये आपसे भी छुपी नहीं। मानते आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आपके विधायक तो हैं, आप लोग कभी क्यों बच्चों के इस मुद्दे पर आवाज बुलंद नहीं करते कि आत्मानंद स्कूल फिर से सही तरीके से चलनी चाहिए? धनंजय जी, देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आत्मानंद जो स्कूल जो हमारी सरकार ने 450 से अधिक और प्रस्तावित किया था, उसको बनाया जाए, और पब्लिक की भी डिमांड आ रही है। और मैं समझता हूं कि जो सरकारी स्कूल में लोग जाना नहीं चाहते थे ना, मैं एक रायपुर की स्कूल को उदाहरण दूंगा आपको, आर डी तिवारी स्कूल है। मैं जब हमें उसको आत्मानंद प्रोजेक्ट में लाया, उस समय उसमें 11-12 बच्चे पढ़ते थे। जब उस प्रोजेक्ट में लाए गए तो हम 1200 बच्चे हर साल पढ़ाई कर रहे हैं। जितने भी स्कूल हमने बनाया, जितने भी फंड में बनाया, और उसकी स्कूल अच्छा रिस्पांस भी आया, अच्छे गुणवत्ता शिक्षा का, और उसमें टॉपर भी आया भी ना। तो इस सरकार को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी का पीएम श्री है तो उसी स्कूल का नाम बदल दो, क्योंकि प्रोजेक्ट पहले से स्कूल तो डेवलप है। मैंने तो उस दौरान भी कहा था कि 450 करोड़ रुपए पीएम श्री स्कूल के लिए के नाम से जो छत्तीसगढ़ में आया है, तो 750 जो हमारे आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल अप टू डेट हो चुके हैं, उसको छोड़ के अन्य सरकारी स्कूल बना दिया जाए। जो 450 करोड़ का उसका लाभ तो लोगों को मिलता नहीं, मैं आपके चैनल में भी कहा था। लेकिन सवाल यहाँ उठता है ना कि करना कुछ नहीं है, नाम बदलो काम चलाओ, स्थिति इनकी। भाई ये तो चाहते ही नहीं ना कि बच्चों को शिक्षा मिल सके, ये नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल में टीचर हो, ये नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल में बच्चे टॉपर बने, तो इनकी शिक्षा नीति गलत है। और अभी आप देख लीजिए ना, 3 महीना से अधिक होने जा रहा है, त्रैमासिक परीक्षा के समय आ चुका है, स्कूल में पुस्तक कापी नहीं है, कई जगह शिक्षक नहीं है, तो ये तो नहीं चाहते। फिर मेरा अवतार जी के पास जाना जी, कुछ बोल रहे थे आत्मानंद स्कूल पे कभी इन्होंने बजट लगाया कि आप तो तारीफ कर दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए आपने नाम बदला, आरडी तिवारी स्कूल था जिसकी बात कर रहे हैं, आत्मानंद बनाया गया, आरडी तिवारी स्कूल का नाम किसने लिया, कौन थे सपरे स्कूल, कौन थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी का नाम था, आपने बदला, तो आप किस प्रकार से काम करे, बजट बनाया क्या, बजट की बात करके, अरे शर्मनाक है, जाके बीए पर घोटाला करते रहे और बीए पर भाई चलाते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं, बीए के नाम से आखिरी सवाल लेना है रामधन जी से, ठीक है रामधन जी, ठीक है राजा साहब आपने खाया है और ये इसी कारण से आज जेल में ठूसा पड़े आपके नेता वाला भाई साहब, ठीक है राजा साहब प्लीज, ठीक है धनंजय जी, ठीक है राजा साहब प्लीज, ठीक है धनंजय जी, आप ही दोनों बोल लीजिए प्लीज, आप ही दोनों बोल लीजिए, रामावतार जी रहने दीजिए, नहीं मत बोलेंगे, ठीक है। मैं उनके एक सवाल छोटा सा ले लेने दीजिए प्लीज, आप दोनों बहुत प्रखर वक्ता है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। एक सवाल मेरा रामावतार जी से, क्या सरकार गारंटी लेगी रामावतार जी, सुकमा में जिस प्रकार घटना हुई वैसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि हर बार पुलिस प्रशासन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब सही है, लेकिन असल में बच्चे के जो मुद्दे होते हैं उस पर सरकारें क्यों दूर भागती है? रामावतार जी, देखिए, ये क्रियान्वयन का मामला है कि सरकार ने एक योजना बना दी, बजट दे दी, एक सिस्टम तैयार कर दिया और दे दिया। अब उसकी जो निगरानी होनी चाहिए, प्रॉपर निगरानी, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके सिस्टम में कहीं न कहीं खामी होने के कारण
सरकार को भी परेशानी हो रही है। सरकार कोई भी रहे, ये सिस्टम पुराना चल रहा है, उस सिस्टम धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, तो इसलिए इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, तो देखिए घटनाएं ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हो रही, कांग्रेस शासनकाल में भी हुई, लेकिन देखिए पोटा केबिन में जो बच्चे रहते हैं वो बच्चे कौन हैं? वो बच्चे वही बच्चे हैं जिनके बेहतर भविष्य के लिए हम उनको लेकर आकर वहाँ पढ़ा रहे हैं। बच्चे रहते भी वही हैं, खाते भी वही हैं, उनके लिए डे बोर्डिंग है वो। ऐसे में अगर उन बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया, केवल खाने की क्वालिटी नहीं है, उनको जो सामान दिया जाता है उसकी भी क्वालिटी के चेक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चेक करने जाए और एक मंत्री जी कह दें कि भाई चेक करने कौन गया है उसकी जांच पहले होगी। अरे भाई, अंदर जो चीज़ें गलत चल रही उसकी जांच आप करवाइए, उसको ठीक करिए। कोई चीज़ एक दिन में ठीक नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे किसी के भी हों, आंखों के तारे होते हैं। आप सभी वहाँ से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।